ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले CSET के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर जो कि है लीगल एप्टीट्यूड का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर 1 होगा, ये पहला क्लास होगा। अगर आपको ये वीडियो दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपने एक्सेस ले लिया। किस चीज़ का एक्सेस सर? यूट्यूब की दुनिया में उस जगह का जहाँ पे आपको CSET के बहुत कुछ फैसिलिटीज़ मिलने वाला है। CSEET का आपको मिलने वाला है फ्री वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। फ्री MCQ प्रैक्टिस मिलेंगे। फिर आपको मिलेगा फ्री नोट्स एंड इसी के साथ साथ आपका फ्री टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट। तो सर ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ से एक्सेस करें? डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कर लेना है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लोगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है सर? अचीवर्स बैच। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 बहुत अच्छे से अपने को करना है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 तक जो है आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है, ठीक है। अब ये जो आपने जितनी भी पहले पढ़ाई किया है वो था सिर्फ 20% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो CSET में तुम पढ़ने वाले हो वो होगा सिर्फ 30% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो तुम CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाले हो वो होगा सिर्फ 40% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर बाकी के 60% कब पढ़ेंगे सर? वो अगर आप लोगों ने LLB वगैरह किया है तब जाके आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ने का मौका मिलेगा पूरा। अब जो हमारे सिलेबस में है ये 30%, ये 30% मेनली वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जान लेना है फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब भी अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज खोलेंगे तो अपने को दिखाई देगा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपने को? प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पेज, ये पन्ना कहता है अपने को कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं, क्या उसका एम है, क्या इसका मोटिव है, क्या इसका लॉजिक है, उसके अलावा क्या इसका रोल है, क्या इसका नेसेसिटी क्या है, ठीक है। ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रीएम्बल में मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिजॉल्व टू क्रिएट अ नेशन दैट एम्बॉडीज द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है हम और आप, जो कि है भारत का नागरिक। हैव रिजॉल्व्ड टू क्रिएट अ नेशन, कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक नेशन क्रिएट करेंगे जिसमें एम्बॉडीज होगा, मतलब दैट एम्बॉडीज, मतलब जिसमें अपने को देखने को मिलेगा क्या? प्रिंसिपल्स, जिसमें समाया होगा प्रिंसिपल्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स समाये होंगे बताओ ना सर कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहला है सॉवरेन नेशन का जो आइडिया है वो, उसके बाद है सोशलिस्ट नेशन का जो आइडिया है वो, उसके बाद है सेक्युलर नेशन का जो आइडिया है वो, उसके बाद है डेमोक्रेटिक नेशन का आइडिया जो है वो, उसके बाद है रिपब्लिक नेशन का जो आइडिया है वो। ये आइडियाज़ हम लोग देखेंगे कि क्या आइडियाज़ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों बनाया गया है। जो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखने वाले हैं भाई मेरे, जो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखने वाले हैं भाई मेरे, वो क्या है सर? वो है सॉवरेन नेशन का आइडिया। क्या बताओ? सॉवरेन नेशन का आइडिया। सॉवरेन नेशन का आइडिया क्या कहता है सर? सॉवरेन नेशन का आइडिया कहता है कि इंडिया जो है वो एक फ्री, आज़ाद परिंदा है, आज़ाद और इंडिपेंडेंट है। आज़ाद और इंडिपेंडेंट है। क्या बताओ? आज़ाद और इंडिपेंडेंट। इसका मतलब कि वो फ्री है, अपने खुद के डिसीजंस खुद बना सकता है, इंडिपेंडेंट है, किसी के जोर ज़बरदस्ती से ये काम नहीं करेगा, ये अपने ही हिसाब से काम करेगा, अपने भारतवर्ष के जो लोग हैं उनके हित में काम करेगा, ना कि किसी बाहर देश के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, कैपेबल है ऑफ मेकिंग इट्स ओन डिसीजंस विदाउट द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कहता है अपनी सॉवरेन आइडिया। सोशलिस्ट क्या कहता है? सोशलिस्ट कहता है कि फेयरनेस लाओ, फेयरनेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, फेयरनेस, ठीक है, सब में
इंडिया में जितने भी लोग हैं रहते हैं, भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ पे सबके साथ फेयरनेस से व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए सबको, इक्वल रिसोर्सेज मिलना चाहिए। अगर तुमको पानी का हक है तो हमें भी पानी का हक है, समझ में आ रहा है। अगर तुमको ज़मीन का हक है तो हमें भी ज़मीन का हक है, लेकिन ज़मीन तो ख़रीदना पड़ेगा भाई मेरे। उसके अलावा अगर आपको इस देश में रहने का हक है, एक प्रकार के कपड़े पहनने का हक है, वो हक अगर आपको है तो मेरे को भी होगा। सब में सब कुछ सिमिलर इक्वालिटी होना चाहिए, इन इक्वालिटी नहीं रहेगा। रिड्यूसिंग, कमिटेड टू रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग वर्ड मेंशन्ड है, मतलब कोशिश करेंगे कि इसको कम करें, इरेडिकेट नहीं है। इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक दे, ये इनइक्वालिटी वाला चीज़। क्योंकि बेटा इनइक्वालिटी जो है ना, अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भी दिया तब भी इनइक्वालिटी होंगे, ठीक है। हर कंट्री में इनइक्वालिटी है, हर कंट्री लड़ता है इनइक्वालिटी से, तो वो तो है ही। तो थोड़ा फैक्चुअली हम लोग करेक्ट होते हैं, थोड़ा हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिखते हैं कि रिड्यूसिंग, कमिटेड टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड इंश्योर करना कि फेयरनेस हो सबके साथ, फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फेयर रिसोर्सेज मिले। समझ में आ रहा है। उसके बाद भाई मेरे द वर्ड सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है सर? सेक्युलर का मतलब होता है कि हर धर्म को इज्जत मिले, हर धर्म को इज्जत मिले। समझ में आ रहा है। हर धर्म के हिसाब से बहुत सारे धर्म हैं भाई मेरे इंडिया में। हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, फिर आपका क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, ऐसे करके बहुत है। फिर इस्लाम है, ठीक है, ये सारे हैं। तो इंडिया में जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो सब कुछ जो है इन सब कम्युनिटी, जितने भी रिलीजन्स है, ऑल रिलीजन्स एंड बिलीव्स, उसके हित में होना चाहिए वो डिसीजंस, ठीक है। सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, इक्वालिटी, इक्वली रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स एंड बिलीफ, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो एक चीज़ मैं तुमको समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ तुमने ऐसा मेंशन कर दिया ना, तो क्या हो जाता है कि हर एक रिलीजन को ना इसका राइट मिल जाता है। डेमोक्रेटिक जो आइडिया है वो इसी प्रकार से चलता है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी है मतलब सब रिलीजन जो है एक है। मतलब तुमने जैसे डिक्लेयर कर दिया कि फॉर एग्जांपल पोलैंड, ठीक है, पोलैंड खुद अपने आप को कहता है कि भैया हम तो क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है, हम किसी और रिलीजन से बिलीव नहीं करते, हम क्रिश्चियन कंट्री है, ऐसे। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया कहता है कि भैया सब जो रिलीजन है, सब कुछ जो है वो हमारे है एंड हम सबके हित में काम करेंगे, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सेक्युलर वर्ड है ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखवाया। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नहीं लिखवाया, ठीक है। जब इन कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ सर? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ नवंबर 26, 1949 को। और सर कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ सर? कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ जनवरी 26, 1950। तब तक ये सारा ये सेक्युलर कंट्री नहीं था, ठीक है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री नहीं था तब। सेक्युलर कंट्री बना इंडिया इन द ईयर 1976। कैसे सर? 1976 में इंदिरा गांधी जी क्या थे बताओ? प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने क्या लगवाया बताओ? उन्होंने लगवाया था इस साल में इमरजेंसी लगवाया था। और इमरजेंसी में क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। इमरजेंसी में जितनी भी स्टेट्स है ना, उसके हाथ में कोई पावर नहीं रहता, स्टेट के हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहता। तब सिर्फ पावर रहता है एक ही जगह पे, वो है सेंटर। अब सेंटर में पावर है, सेंटर में अगर पावर है तो सेंटर जो चाहेगा वो होगा। तो सेंटर ने तब ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेक्युलर होना चाहिए। इससे पहले तक इंडिया सेक्युलर कंट्री नहीं था तब, एट दैट मोमेंट। उसके बाद जाके जब ये इंट्रोड्यूस किया तब सारे रिलीजन को हम लोगों ने बोला कि चलो एवरी रिलीजन हैज़ देयर इक्वल इम्पॉर्टेंस इन दिस कंट्री। गॉट इट? ये तुम्हारा हिस्ट्री है। उसके बाद डेमोक्रेटिक देखेंगे हम लोग। डेमोक्रेटिक मतलब अ गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। क्या बताओ? रन बाय द पीपल,
फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, इसका मतलब डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, यह लोगों का है, लोकतंत्र है, ठीक है, लोगों का, ठीक है, वासियों का, समझ में आ रहा है। तो बाई द पीपल समझ में आ चुका है, फॉर द पीपल, बाई द पीपल मतलब ये गवर्नमेंट बनाता कौन है, गवर्नमेंट बनाता कौन है सर, गवर्नमेंट बनाते हैं पीपल, ठीक है। कैसे बनाते हैं, इलेक्शन लड़के, इलेक्शन होता है, इलेक्शन कंटेस्ट होने के बाद पीपल जो है वो एक इंसान को बनाता है अपना लीडर, ठीक है। किसके लिए बनाता है लीडर, लीडर बनाता है उन्हीं के लिए, फॉर द पीपल। और किसका है ये लीडर, ये लीडर है ऑफ द पीपल, पीपल का लीडर है, समझ में आ रहा है। बाई द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। नेक्स्ट आएगा हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब वही होता है कि यहाँ पे हेरिडिटरी रूल नहीं होता, हेरिडिटरी रूल यहाँ पे लागू नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजीव गांधी का पुत्र, राजीव गांधी जी का सुपुत्र कौन है बताओ, राहुल गांधी, वो नहीं बन पाएगा, क्या बताओ, ऑटोमेटिकली वो नहीं बन पाएंगे हमारे कंट्री का पीएम, लीडर, समझ में आ रहा है, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हेरिडिटरी रूल नहीं है, तुम्हारा पिताजी था राजा का बेटा राजा, है ना, ऐसा नहीं है। ये है तुम्हारा रिपब्लिक कंट्री, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट करने के बाद लोग एक बंदे को चुनते हैं एंड वो बंदा बन जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, गॉट इट, समझे मेरे सोना मोना। अब देखो गोल्स फॉर एवरी सिटीजन, अच्छा इतना तो पता चल चुका है कि चलो ठीक है कि हाँ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसे इस प्रकार से बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया का जो लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, उनका क्या गोल होना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। क्या बताओ, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे इंडिया के जो देशवासी है उनका क्या गोल होना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला गोल जो होना चाहिए तुम्हारा वो है जस्टिस। गोल्स फॉर एवरी सिटीजन, वो अचीव करेंगे क्या, अचीविंग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फेयरनेस फॉर ऑल, सबको मिलना चाहिए जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, लिबर्टी का जो चप्पल आता है उसका मतलब होता है फ्रीडम, हाँ, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप किसी को भी पूजा करो, आप कुछ भी चीज़ें मानो, फेथ, तुम कुछ भी विश्वास में, तुम किसी के ऊपर भी विश्वास करो, बिलीफ, तुम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट, तुम कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 में आता है उसमें कुछ एक्सेप्शन है, आप कुछ भी नहीं बक सकते, ठीक है। इंडिया में रह के एंटी नेशनल चीज़ें नहीं बक सकते, अगर आपने एंटी नेशनल चीज़ें बके तो आपका हो जाएगा अरेस्ट, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, ओके। तो इक्वालिटी देखेंगे नेक्स्ट है इक्वालिटी, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट टू एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आता है तुम्हारा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, मेल हो फीमेल हो क्या हो, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ योर बैकग्राउंड इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। यह है एवरी इंडियन सिटीजन का गोल कि वो अचीव करे। फ्रेटर्निटी, सब में यूनिटी होना चाहिए, सब लोग भाईचारा से रहे, फॉस्टरिंग यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, ये हो गया फ्रेटर्निटी। सबका डिग्निटी होना चाहिए, सब में इंटीग्रिटी होना चाहिए, ठीक है, यूनिटी होना चाहिए सबके अंदर। तो ये चीज़ जो है फॉस्टर करना, ये चीज़ तुमको जन्म लेना होगा अपने दिल के अंदर, इसको रखना होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ। अडॉप्ट हुआ 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट है। जैसे कि सर अडॉप्शन एंड फोर्स, इन फोर्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जो कमिटी है, ठीक है, उन्होंने इंडिया का जो गवर्नमेंट है उनको दिया, हाथ में थमाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको इन द ईयर 1949, ठीक है। और इंडिया का गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं, पूरा अच्छे से देखा हम लोगों ने, सब कुछ सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको मानते हैं। मानने के बाद इसको लागू भी तो करना होगा, है ना, मानने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद लागू भी तो करना होगा, ठीक है, लागू भी तो करना होगा देश में। तो वो लागू हुआ फ्रॉम जनवरी 26, 1950।
दिस डे मार्क्स द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सुप्रीम लॉ के तौर पे ये आया, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट डिफाइंस हाउ द गवर्नमेंट ऑपरेट्स एंड सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन। सबके राइट्स को सेफगार्ड करे, ठीक है, ये जो है डिफाइन करता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या सर? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आउटलाइन करता है कि गवर्नमेंट कैसे रन करेगा, आउटलाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। एक है लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव बॉडी, तीसरा हो जाएगा आपका जुडिशरी का बॉडी। लेजिस्लेटिव का जो बॉडी है उसका मतलब होता है लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेटिव का बॉडी क्या करता है? वो बनाता है लॉ को बनाता है। और एग्जीक्यूटिव का बॉडी जो है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है ज़मीन पे। जैसे कि गवर्नमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, वो लॉ बन चुका है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि ये लॉ फॉलो हो। और जुडिशरी लास्ट में डिसीजन सुनाता है कि अगर किसी ने लॉ फॉलो नहीं किया तो इसको पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। और फॉलो करने का जो पूरा एंड तक का जो प्रोसीजर है वो जुडिशरी में जाके ख़त्म होता है, क्योंकि जुडिशरी जो है, अगर तुमने लॉ फॉलो नहीं किया तो तुमको क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि लॉ के पीछे पनिशमेंट होना ज़रूरी है। अगर पनिशमेंट नहीं है तो फिर वो लॉ कोई फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जुडिशरी, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का तकलीफ़ है, गवर्नमेंट से तकलीफ़ है, तब भी आप जुडिशरी के पास जा पाओगे। तो जुडिशरी मेक श्योर करता है कि सबके साथ इंसाफ हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये प्रियम्बल हम लोगों ने देख चुके हैं, प्रियम्बल ख़त्म हो चुका है। ये पढ़ रहे हम लोग, प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन एंड इंडिविजुअल, ये तो पता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टू गाइड गवर्नेंस। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सुनो एक चीज़ सुनो, देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, ठीक है। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि सत्ता मतलब गवर्नमेंट पार्टीज, ठीक है, वो आएंगी जाएंगी लेकिन देश बचना चाहिए, देश रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो अभी प्रेजेंट जो है सिनेरियो में वो करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी 1, अब पॉलिटिकल पार्टी 2, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी 1, ये पॉलिटिकल पार्टी 2। अब पॉलिटिकल पार्टी 1 में पकड़ लो, ये पॉलिटिकल पार्टी 1, अब पॉलिटिकल पार्टी 1 ने जब गवर्नमेंट में आए, करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए, ये किया वो किया, बहुत कुछ किया, राइट। अब जो दूसरा गवर्नमेंट है, जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा, पकड़ लो 2060 में 2080 में अगर आया फॉर एग्जांपल, तो अगर सर्वाइव कर लिए तो आ जाएंगे। तो ये नेचर है, वो चेंज जो है वो होता रहेगा। अब अगर आया तो उनने भी वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि वो भी अपने हिसाब से जो है गवर्नमेंट रन करें। अब दोनों का हिसाब तो अलग हो सकता है, इसका कोई प्रिंसिपल हो सकता है, इसका अपना प्रिंसिपल हो सकता है, राइट। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिए कि देखो तुम लोग अपने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने अपने दिमाग में जो है उसके हिसाब से तुम अपने गवर्नमेंट को रन करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के हित में रह के तुम गवर्नमेंट को रन करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुम कंफ्यूज्ड हो कि तुमको करना क्या चाहिए, अगर तुम कंफ्यूज्ड हो कि तुमको करना क्या चाहिए, क्या करने से सही है क्या नहीं है, तो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने बता रखा है, उसको फॉलो कर सकते हो तुम, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टू गाइड द गवर्नेंस, की गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को गाइड करे कि कैसे तुमको गवर्नेंस करना है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या लिखा है सर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बेसिकली लिखा होता है बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दिमाग में रखना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, तुम्हारा जितना भी SC ST, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड, OBC क्लासेस हैं, उनके बेटरमेंट के लिए तुम काम करो। अब देखो तुम सोच रहे होंगे कि यार क्या बेटरमेंट, सब तो सर हो गए, सब तो अब के डेट में तो सब कुछ डेवलप्ड हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी आदिवासी लोग हैं, बहुत जंगलों में रहते हैं, बहुत कम फैसिलिटीज़ है उनके पास, तो सबका डेवलपमेंट, आदिवासी बंदे का डेवलपमेंट और तुम्हारा डेवलपमेंट एक साथ हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ना मेक श्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर करता है कि हो, क्योंकि उनके लाइफ में क्या हो रहा है
उनको कितना रिसोर्सेस मिल रहा है ये तुमको नहीं पता। तुम सिटी में बैठ के नहीं बोल सकते कि उनको कितना रिसोर्सेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे नहीं मिल रहे। ठीक है, तो इसलिए टू मेक श्योर कि उनको प्रॉपर राइट मिले, एवरी टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि इनका डेवलपमेंट होता रहे, इनका डेवलपमेंट के पीछे तुम काम करो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन देता है प्रेजेंट गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट आ जाए सत्ता में। दूसरा कहता है कि विलेज पंचायत पे ध्यान दो, जितने भी ज़्यादा विलेज पंचायत तुम अच्छे से कर पाओगे तो उससे क्या होगा, उससे कनेक्टिविटी रहेगा, उससे गवर्नेंस प्रॉपरली होगा, क्योंकि सेंटर में बैठ के तुम नहीं कर सकते सब कुछ। विलेज पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एग्रीकल्चर के टूवर्ड्स उन लोगों ने बहुत अच्छा खासा जो है डायरेक्शंस दे रखा है कि किस प्रकार से क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में उन लोगों ने बहुत अच्छा बता रखा है कि वीमेंस को कैसे इक्वली जो है रेम्यूनरेशन हो सके, जितना हो सके उतना मिले। ठीक है, उसके बाद विमेंस राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारा चीज़ विमेंस के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उसके बाद सर, उसके बाद जैसे कि काउ स्लॉटरिंग को रोकने के लिए भी प्रिंसिपल्स बताया गया कि काउ स्लॉटरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अब बात क्या है मैं तुमको समझाता हूँ। अब तुम कहोगे सर काउ स्लॉटरिंग तो होता है कंट्री में, तो सर वो तो इलीगल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए तो सर वो इलीगल होता है ना। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि काउ स्लॉटरिंग जो है उनको नहीं होना चाहिए, गौ रक्षा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ जो है बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात ये है कि ये चीज़ लिखा हुआ है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है बेटा डायरेक्शन देना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रेजेंट गवर्नमेंट को गाइड करना। ये मैंडेटरी नहीं है कि तुमको फॉलो करना ही है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट चाहे तो SC ST OBC का डेवलपमेंट ही ना करे, फॉर एग्जांपल, जस्ट एज एन एग्जांपल मैं बताऊं, तो वो कर सकता है गवर्नमेंट। अब वो हमारे ऊपर होगा, पब्लिक के ऊपर, कि दोबारा इस गवर्नमेंट को हम लोग लाए ना लाए। अंडरस्टूड? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, यहाँ पे ये गाइडेंस है, ये एज अ मैनुअल है फॉर द गवर्नमेंट जो वर्क करता है। ठीक है, कि तुमको ये चीज़ करना चाहिए, हम लोग आगे जाकर देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत बवाल चीज़ें हैं। ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़ डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। जितने भी हमारे पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज़, पब्लिक ऑफिसेज एंड ऑल दैट, वो जो है अपना पावर डिराइव करता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल हो चुका है पूरा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हो चुका है, सॉवरेनिटी हो चुका है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ देखे हैं, सोशलिस्ट वैल्यूज़ देखे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देखे हैं हम लोगों ने। सर कहाँ देखे हैं ये बेटा? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, समझे? ये हो चुका है। हाँ जी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेडरल और यूनिटरी फीचर। बहुत बवाल चीज़ है फेडरल और यूनिटरी फीचर। देखो बहुत अच्छे से देखना है, सुनो। क्या होता है ना कि कोई भी गवर्नमेंट है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो फेडरल या तो यूनिटरी। फेडरल क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ कि यहाँ पे ऊपर में एक सेंटर वाला गवर्नमेंट है, सी से सेंटर, और स्टेट में छोटे छोटे बहुत सारे गवर्नमेंट्स हैं। स्टेट में छोटे छोटे बहुत सारे गवर्नमेंट्स, अलग अलग छोटे छोटे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज। अब कोई भी कंट्री जो है ना वो रन करता है दोनों के हेल्प से, दोनों के पावर से। दोनों के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है अपना खुद का और सेंटर के पास है खुद का। दोनों का पावर मिला के एक कंट्री जो है वो रन होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो सिस्टम है इसको कहा जाता है फेडरल सिस्टम। जैसे कि अपना एग्जाम्पल दो ना सर, USA, ठीक है, फेडरल सिस्टम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया भी है। ठीक है, इंडिया में सेंटर एंड स्टेट है ना, कि इंडिया है ना, तो है। अच्छा, यूनिटरी और एक होता है, दूसरा होता है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। वहाँ पे सिर्फ एक मेन सेंटर में बंदा बैठता है और वो पूरा कंट्री को चलाता है, पूरा कंट्री उसके इर्द गिर्द घूमता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सेंटर और स्टेट का कुछ नहीं होता, सेंटर स्टेट ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बैठता है सेंटर पे और वही चलाता है पूरा। ठीक है, इस प्रकार के गवर्नमेंट को कहा जाता है यूनिटरी। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल बताओ ना सर। चाइना बेटा, चाइना, जापान, इंडिया। क्या सर इंडिया? ऐसा तो नहीं है सर। सर इंडिया फेडरल भी है यूनिटरी भी है, क्या बात कर रहे हो सर? फेडरल भी यूनिटरी दोनों में दिख रहा है सर। हाँ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे
इंडिया जो है एक फेडरल नेचर का है बेसिकली, लेकिन यूनिटरी फीचर्स भी है उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ सर, इंडिया तो सर स्टेट के बिना कब चला सर? इंडिया तो हमेशा सेंटर एंड स्टेट मिल के चलता है सर। इंडिया बताओ सर कब चला इंडिया? इंडिया चला स्टेट के बिना इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान ये प्रोविज़न, इमरजेंसी का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इमरजेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इमरजेंसी अगर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तब क्या किया गया बताओ? इमरजेंसी में क्या होता क्या सर? इमरजेंसी में सेंटर पूरा पावर ले लेता है सारे स्टेट से। स्टेट के पास कुछ नहीं रहता, स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहता। सब पावर जो है पूरा सेंटर जो है अपने अंदर समा लेता है, और सेंटर जो कहेगा स्टेट वो करेगा। स्टेट के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहता। ये इमरजेंसी के दौरान होता है, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। ठीक है, बहुत सीरियस सिचुएशन में वो अलाउड होता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। ठीक है, अब होता है क्या सुनो, इमरजेंसी में क्या देखते हैं हम लोग कि सेंटर के पास पूरा पावर है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं। लेकिन नॉर्मल डे टू डे गवर्नमेंट कैसे चलता है? स्टेट प्लस सेंटर मिला के चलता है ना। तो इंडिया का बोला जाए फेडरल प्लस यूनिटरी है, राइट? तो ये चीज़ तुमको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाओगे तुम, कंफ्यूज आ जाओगे तुम। इसलिए ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना, इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो फेडरल प्लस यूनिटरी है। अब देखो एक बार एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे फेडरल सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट या फिर रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सेंटर बेटा बड़ा बड़ा चीज़ देखेगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सारा जो सेंटर देखता है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है सर? पुलिस कंट्रोल रहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। पब्लिक हेल्थ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल में रहता है। समझ में ना? दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंट पावर लेकर बैठता है। ठीक है, एक 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 सेंटर जो है एक दूसरे के स्टेट के मैटर्स में उंगली नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? ये तुमको समझ लेना है। एंड वन कैन नॉट इंटरफेयर विद अदर्स अनलेस परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊँ तो ये जो ममता बनर्जी है हमारे कलकत्ता में, वो बीजेपी का जो तुम्हारा अमित शाह एंड हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो बहुत टाइम तक जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं अभी नहीं हो सकता, अभी तुम जाओ, बाद में कर लेना रोड शो, अभी हम लोग बिजी है, अभी स्टेट में रोड शो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो बहुत ये वो करके परमिशन लेने के बाद रोड शो होता है। समझ में आ रहा? तो ऐसा होता है। तो स्टेट के पास भारी पावर है। तुमको लग रहा होगा कि सेंटर सब कुछ पावर, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट के पास बहुत पावर है, सेंटर को भी रोक सकता है स्टेट बहुत चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है कि अगर सेंटर और स्टेट में एक ही पॉलिटिकल पार्टी बैठता है ना तो वो स्मूथली काम करता है, वरना स्मूथली काम नहीं करता। समझ में आ रहा है? वरना क्या होता है, क्योंकि देखो तुम सोचो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो नेशन वाइड तो नहीं लड़ते। फॉर एग्जांपल टीएमसी पकड़ लो, हमारे कलकत्ता में जो टीएमसी है, टीएमसी गवर्नमेंट ममता बनर्जी का, वो तो ऑल ओवर इंडिया इलेक्शन नहीं करते। उनको पीएम का सीट चाहिए भी नहीं, पीएम का पोजीशन उनको चाहिए भी नहीं। वो लोग पीएम का पोजीशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो लोग लोकल लड़ते हैं, लोकल स्टेट गवर्नमेंट वो लोग चाहिए, उनको चाहिए स्टेट गवर्नमेंट। क्यों चाहिए सर स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट के पास भारी पावर, सेंटर के साथ टक्कर दे सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत पावर। पैसा तो एलोकेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? उस पैसे से जो उसको सही लगे वो करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? इतना पावर रहता है। तो ये है फेडरल सिस्टम, स्टेट का अलग पावर, सेंट्रल का अलग पावर। क्या इतना समझ में आ रहा है तुमको? ओके, जैसे कि इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो या तो बना सकता है, वो तो या तो अबॉलिश कर सकता है, मतलब तोड़ सकता है लोकल गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को। स्टेट गवर्नमेंट में कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई पावर नहीं रहता। लोकल गवर्नमेंट अगर है कोई तो वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैव नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इन यूनिटरी सिस्टम। और ये यूनिटरी सिस्टम लग जाता है इंडिया में इमरजेंसी के टाइम पे। इमरजेंसी के टाइम पे तुम देख सकते हो कि यूनिटरी सिस्टम लग जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। की फीचर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर यूनिटरी सिस्टम में। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे फ्रांस, चाइना, जापान। और इंडिया जो है ना बेटा स्पेशल है बेटा, अ मिक्स ऑफ बोथ।
The Indian constitution is primarily federal but has unitary features. Example, during emergencies, the central government can take over state matters, making it act like a unitary system. India is often called a quasi-federal system. अब देखो एग्जामिनेशन में तुमको क्वासी फेडरल बोलेगा. अब क्वासी फेडरल सुन के तुम सोचोगे यार क्वासी फेडरल क्या है. हमने तो फेडरल और यूनिटरी पढ़ा था, ये क्वासी फेडरल क्या है. तो क्वासी फेडरल का मतलब होता है पूरा फेडरल नहीं, आधा फेडरल. ADHA, आधा फेडरल, ये है मतलब क्वासी फेडरल का. तो अगर आधा फेडरल गवर्नमेंट है, इसका मतलब है यूनिटरी प्लस फेडरल. तो क्वासी फेडरल का मतलब ही होता है कि पूरी वो स्टेट एंड सेंटर में डिवीजन नहीं है. क्वासी फेडरल मतलब कुछ हद तक ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे सेंटर पूरा पावर ले सकता है. समझ में आ रहा है. तो इसको कहा जाता है क्वासी फेडरल बिकॉज इट ब्लेंड्स फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स. ठीक है. की डिफरेंसेस क्या है. फेडरल सिस्टम पावर इज शेयर्ड, लेकिन यूनिटरी सिस्टम पावर इज सेंट्रलाइज्ड, वो सिर्फ सेंटर के पास रहता है पावर. ठीक है. और फेडरल सिस्टम में सेंटर एंड स्टेट में डिवाइड हो जाता है पावर. क्या ये समझ में आ रहा है. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे. ये सारा नोट्स जो है आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है. बहुत कुछ हम लोग करवाएंगे. अभी तो साल का स्टार्ट होने वाला है. आज के वीडियो में इतना ही. CSET स्टूडेंट्स को अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2025. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय बाय. टेक केयर. जय हिंद.